बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईद का पहला दिन है, आप सबको बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में हामिद मीर साहब ने एक इशू उठा दिया है और उसके कुछ हिस्से बिल्कुल ठीक हैं जो वो बात कर रहे हैं, कुछ के बारे में मैं नहीं जानता। और ये जो 2 मीटिंग्स हुई थी सहाफ़ियों के साथ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा की, इन मीटिंग्स के अंदर मैं मौजूद था और ये 2021 की बात है। 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये 2021 की बात है। कुछ चीज़ें हमें बहुत अजीब लगी थी और हुआ ये था कि जनरल बाजवा ने बुलवाया था सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए। एक मरतबा ये मुलाकात GHQ में हुई थी और एक मरतबा ये मुलाकात आप पारा में हुई थी, ISI के हेडक्वार्टर में। ये जो 2 मुलाकातें थी, इनमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी उस वक्त, लेकिन इन मुलाकातों को ऑफ द रिकॉर्ड रखने का कहा गया था। ऑफ द रिकॉर्ड जो होती है इन्फॉर्मेशन, वो सहाफ़ियों के अपने कंज्यूम करने के लिए होती है, अपनी कंजम्पशन के लिए होती है। वो उसकी बुनियाद के ऊपर अपना तज्जिया दे सकते हैं, लेकिन उसको बाहर जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉमिस होता है सहाफ़ियों और जो लोग ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे उनके बीच में कि इसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है ये अपनी कंजम्पशन के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए, अपने एनालिसिस के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये 2 मीटिंग्स हुई थी और घंटों तक जारी रही थी। एक मीटिंग तो हमारी लगभग 7 घंटे तक जारी रही थी। 2 दर्जन सहाफ़ी थे जिनको बुलाया गया था। एक गालिबन रमजानुल मुबारक में थी और एक उसके बाद थी ये मीटिंग, और दोनों में जनरल रिटायर फैज भी साथ मौजूद थे। उस वक्त के जो DG ISPR थे जनरल इफ्तिखार बाबर, वो भी मौजूद थे। ISPR का दीगर अमला भी मौजूद था और जनरल बाजवा का अपना स्टाफ वो भी मौजूद था। एक मुलाकात के अंदर कुछ सियासतदान भी मौजूद थे, जिनमें वजीर आज़म साबिक जो थे उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर मुईद यूसुफ भी एक मुलाकात के अंदर शामिल थे। सहाफ़ियों का मैं आपको नाम बता देता हूं जो मुझे अभी याद है फिलहाल। शहीद अरशद शरीफ उन मुलाकातों के अंदर शामिल थे, मुईद पीरजादा शामिल थे, इरशाद भट्टी, आरफ हमीद भट्टी, नदीम मलिक, अहमद मीर, काशिफ अब्बासी साहब गालिबन एक या दोनों मुलाकातों में थे। मुबशर लुकमान साहब एक मुलाकात के अंदर मौजूद थे। नसीम ज़हरा साहबा मौजूद थी। शौकत पराचा मौजूद थे। फहद हुसैन को मैंने एक मुलाकात में, मुझे गालिबन या हो सकता है दोनों में वो मौजूद हों। कामरान शाहिद मौजूद थे और दीगर कुछ और सहाफ़ी भी थे। कुछ के नाम शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये तादाद किसी सूरत भी 2 दर्जन से कम नहीं थी। और जो पहली मुलाकात थी उसमें तो सहाफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद थे। उनमें क्या सवाल जवाब हुए थे, हामिद मीर साहब क्या क्लेम कर रहे हैं, वो कितना दुरुस्त है, मैं आपको भी बता देता हूं। एक तो ये जो कहानी है कि मोदी का पाकिस्तान का दौरा करवाया जा रहा था, ये कोई दौरा उस वक्त की इतला के मुताबिक, या अभी भी मैंने कंफर्म किया है, सच तय नहीं था। ये पाइपलाइन के अंदर बातें चल रही थी, क्योंकि बैकडोर चैनल राब्ते पाकिस्तान की एजेंसीज ने भारतीय एजेंसियों के साथ शुरू कर दिए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि एक सीज फायर भी हो गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंगबंदी हो गई थी और फौज उसको बहुत अपनी कामयाबी समझ रही थी कि अब भारत के साथ एक लड़ाई, आपको इमीडिएटली किसी लड़ाई में आप नहीं जा रहे, और एक जंगबंदी हो गई। ये अच्छी चीज़ है। जंग का खात्मा वैसे हमेशा अच्छी चीज़ होती है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बातचीत के जरिए मुज़ाकरात को हल करना चाहिए। लेकिन भारत ने कुछ हरकतें ऐसी की थी जिनकी वजह से पाकिस्तान भारत से बातचीत से इनकारी हो गया था। खासतौर पे इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैं किसी सूरत भी भारत के साथ तब तक बात नहीं करूंगा जब तक कि भारत कश्मीरियों को उनका जो जुदागाना स्टेटस है, जो आर्टिकल 370 रिवोक किया गया है, वो उनको वापस नहीं दे देता। जबकि जनरल बाजवा का मौक़िफ़ इसमें मुख्तलिफ था। अब हामिद मीर साहब ने 2 चीज़ें कही हैं। एक, मोदी का दौरा करवाया जा रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को पता चला तो भागे भागे इमरान खान के पास गए और इमरान खान ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं है इसका। ये ज़रूर पता है कि अजीत डबल का और कुछ राब्ते हमारे लोगों के हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसके अंदर मोदी का कोई दौरा हो रहा है। अच्छा, मोदी का दौरा जो है वो सिर्फ अंडर डिस्कशन था और ऐसा हो रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में भी नरेंद्र मोदी एक दफ़ा पाकिस्तान आ गए थे और अचानक उतरे थे और उतर के पहुंच गए थे। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमें तो पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने अचानक उनसे मिलने के लिए मोदी साहब आ गए और उनकी नवासी की शादी के अंदर शिरकत की और उनको सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी साहब एक दिन अचानक आ गए थे एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक। लेकिन इस मरतबा कहा यह जा रहा है, हामिद मीर साहब की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि मोदी का दौरा फाइनल हो गया था, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दौरा फाइनल नहीं हुआ था। लेकिन ये ज़रूर था कि पाइपलाइन के अंदर चीज़ें थी और इनकी बातचीत चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि टैंक चलने के काबिल नहीं है और जो फौजियों की जो नकलो हरकत है उसके लिए कोई डीजल का बंदोबस्त और ये चीज़ें हमारे पास नहीं है
और जनरल बाजवा ने एक शिकस्त खोरदा या फौज लड़ने के काबिल नहीं है, इस किस्म का जो एक बयानिया बना अहमद मीर साहब के स्टेटमेंट के बाद, तो मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअली जनरल बाजवा ने उस दिन इतने घंटों तक हमें क्या समझाया, और बीच में एक वक्फा भी हुआ। उस वक्फे में भी सहाफ़ी आपस में बातचीत करते रहे, तो हम कितने हैरान थे और परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने कुछ एनालिसिस आने वाले दिनों में दिए भी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जनरल बाजवा को कहा, क्योंकि जनरल बाजवा का सहाफ़ियों को लेकर रवैया बड़ा अजीब सा खुश्क था, और वो सहाफ़ियों को दबाते थे, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, मार भी पड़वा देते थे, आपको पता है सहाफ़ियों को। अभी वो मानते हैं इस बात को कि मैंने फलां सहाफ़ी के साथ ये करवाया, फलां के साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, फलां के साथ थोड़ा कम हो गया, तो ये जनरल बाजवा सहाफ़ियों पर दबाव डालते थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि जी आप हम सबको ही मार दें एक ही दफ़ा, सहाफ़ियों को, बाजवा साहब, तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो जनरल बाजवा ने मजाक में कहा कि यहाँ चैम्बर की हम गैस छोड़ते हैं इस कमरे के अंदर बाहर जाके, तो आप सारे खत्म हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो इस किस्म की जनरल बाजवा ने बात की थी, लेकिन वो मजाक में बात हुई थी। लेकिन जो संजीदा बातें हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं, जिसपे कुछ सहाफ़ी बड़ा बोले भी थे। मैंने खुद 4 सवालात इन 2 मुलाकातों में मुझे याद हैं जो मैंने पूछे थे। अभी मैंने इन मुलाकातों के अंदर शामिल 2 मुख्तलिफ लोगों से बात की जो लोग लिख रहे थे, क्योंकि मैंने भी इसको लिखा था, वो नोट्स मुझे मिल जाएंगे। अब क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये पंडोरा खोल दिया है, तो इसके हकायक सामने आने चाहिए। इससे पहले हम लोग क्योंकि बाउंड थे और हम ये बात नहीं बता रहे थे, अपने एनालिसिस इसकी बुनियाद पे हम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इसको रिपोर्ट कर दिया हामिद मीर साहब ने, तो फिर हमारा भी हक है, हम सारे भी इसको रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने इसको शुरू कर दिया। जनरल बाजवा हमें सहाफ़ियों को यह समझा रहे थे कि कश्मीर को छोड़कर पाकिस्तान को भारत के साथ निगोसिएशंस करनी चाहिए और मुज़ाकरात में आगे बढ़ना चाहिए। अभी कश्मीर का नाम लेना बेशक छोड़ दें। इस पे मैंने एक सवाल किया था कि 70 साल हमने पाकिस्तान की कौम को यह कहा कि हम कश्मीर को लेंगे और छीन कर लेंगे, और एक हमने चूरन कौम को बेचा है 70 साल तक एस्टेब्लिशमेंट ने। तो बाजवा साहब अब जाके लोगों को हम क्या बताएं कि वो सारा झूठ था, ये अब नया बयानिया आपने दे दिया। इस किस्म का मैंने उनसे सवाल किया, मुझे याद है। तो इस पे बाजवा साहब ने कहा कि एक डिबेट तो शुरू की जा सकती है, आप लोग जाएं और जाकर डिबेट शुरू करें और लोगों से बात करें और इसको डिस्कस करें कि भारत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ताल्लुकात आगे बढ़नी चाहिए। तो इसमें जो हमने बाजवा साहब की इंटेंट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई घंटे की मुलाकात है, मैं एकदम आपको बता नहीं सकता, लेकिन बाजवा साहब की नीयत यह थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक ठाक नॉर्मलाइज हो जाएं। ये आज मैं सिर्फ भारत के बारे में बात करूंगा इस व्लॉग में, इसराइल के बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कि जनरल बाजवा ने यह कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान की फौज भारत से लड़ने के काबिल नहीं है। ये मेरी जनरल बाजवा से शदीद मुखालफत है। रजीम चेंज ऑपरेशन पे मैं उनके सख्त खिलाफ हूं, लेकिन जनरल बाजवा ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत कमजोर है, हमारे रिजर्व बहुत कम है, हमारे पास फ्यूल जो है वो जमा करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हम क्या एक जंग में जा सकते हैं। वो बार बार ये कहते रहे कि लड़ने की सलाहियत के ऊपर वो सवाल उठाते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान की फौज लड़ना नहीं चाहती। ये कह के तो एक जनरल फंस ही जाता ना। बल्कि एक मौका पर मैंने एक लुकमा भी दिया था कि हम तो अपने आर्मी चीफ को मिलने आए हैं, हमें तो जब से आए आप डरा रहे हैं। ये मैंने बात की थी वहां पे, मुझे याद है। नसीम ज़ारा साहबा ने भी एक बड़ी सख्त बात की थी भारत को और पाकिस्तान को लेकर। कुछ और सहाफ़ियों ने भी ऐसी बात की थी। हामिद मीर ने इसके बारे में बात नहीं की थी, बल्कि मुझे याद है सलीम साफ़ी भी मौजूद थे, उन्होंने बात की थी अली वजीर को छुड़वाने के लिए। कुछ साफ़ी जो है वो इनको पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहते थे मुलाकात को, बल्कि नवाज शरीफ साहब को तारीफ करते हुए जब मैंने बाजवा साहब को उस दिन सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। जनरल बाजवा साहब ने 2021 में जब मुलाकात हुई थी तो नवाज शरीफ साहब की तारीफें की थी उस मुलाकात में, तो मुझे उसमें बड़ी हैरत हुई थी कि फौज के अंदर नवाज शरीफ के बारे में जज्बात कुछ और हैं, जनरल बाजवा नवाज शरीफ के बारे में कुछ और सोचते हैं और किसी और तरीके से बात करते हैं, और नवाज शरीफ फौज के बारे में किसी और तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लिया जाए, ये बात कुछ हमें हजम नहीं हो रही थी उस वक्त। बल्कि जब हम वक्फे में बाहर गए तो हम आपस में ये बात कर रहे थे कि हमारे जर्नैल तो हमें डरा रहे हैं और इस किस्म के कमजोर स्टेटमेंट हमारे जर्नैल कैसे दे सकते हैं। जनरल बाजवा ने टैंकों के बारे में कोई इस तरह का शिकवा नहीं किया कि वो चल नहीं सकते या इस काबिल नहीं है या फौज लड़ने के काबिल नहीं है, ये नहीं कहा। लेकिन हमने ये महसूस किया कि वो लड़ना चाहते नहीं है और वो लड़ाई से बचने के मुख्तलिफ बहानों के ऊपर बात कर रहे थे। जैसा कि वो ये कहते थे कि इकॉनमी बहुत कमजोर है, जैसा कि वो ये कहते थे कि आपकी लड़ने की कैपेसिटी कितने दिन की है, आप कितना फ्यूल जमा कर सकते हैं, कितनी देर तक आप मुजामत कर सकते हैं या चीजें कर सकते हैं। और जनरल साहब अमन की ख्वाहिश के ऊपर बहुत जोर दे रहे थे
ये बातें सियासतदानों के मुंह से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुंह से हमें बहुत अजीब लग रही थी कि वो हमें लड़ाई से हटाकर अमन की, मुज़ाकरात की और मईशत की, सियासत की, इस्तेहकाम की, फॉरेन पॉलिसी की, इसकी ब्रीफिंग हमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ दे रहा था। बजाय ये बताने के कि लड़ना कैसे है, कश्मीर को कैसे फतह करना है, इसके बारे में हमें हमारे आर्मी चीफ ने उस वक्त कुछ नहीं बताया। बहरहाल एक मैंने ये सवाल किया था, एक तहरीक लब्बैक के बारे में बात हुई थी, आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। फिर एक और बात, एयर स्पेस जो अमेरिका को दिया जाता है उसके बारे में मैंने पूछा था जनरल बाजवा से, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ और सहाफियों ने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, उसके बारे में बताऊंगा। एक जो बड़ी मीटिंग थी उसमें हमारे कुछ सहाफी बिल्कुल बोले ही नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये चीजें 2021 में रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन अपने एक एनालिसिस में बताई थी, क्योंकि हमें जो कुछ बताया गया था वो हमारी कंजम्पशन के लिए था। उससे मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि इमरान खान और फौज के इख्तलाफात शदीद नौयत के हो गए हैं। ना सिर्फ इस मामले से, बल्कि मैंने बहुत सारी और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की थी। जो लोग कह रहे हैं कि ये चीजें पहले कभी क्यों नहीं बताई गई सहाफियों की जानिब से, तो उनके लिए 17 अक्टूबर 2021 का मेरा एक वीलॉग है, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं। आपको आइडिया हो जाएगा कि उस वक्त मैं क्या कह रहा था, कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जिन पे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का इख्तलाफ हो चुका है। तो इसको जरा आप मुख्तसरन सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें उस वक्त मैंने बताई थी, जो आज हामिद मीर साहब ने बताना शुरू की हैं। और इसमें भी बहुत कुछ और आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। अमेरिका के बारे में क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वाला हिस्सा सुनिए। मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के इख्तलाफात हुए। पहला इख्तलाफ जो हुआ था इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से, वो उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती था। एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में एक तगड़ा और बेहतर आदमी चाह रही थी। वो एक ऐसा आदमी चाह रही थी जो तजुर्बाकार हो, एक ऐसा आदमी चाह रही थी जो एक अच्छे इमेज के साथ बेहतर गवर्नेंस कर सके। लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की एक नहीं मानी। अच्छा, इस मामले में मेरा मौक़िफ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सूबा पंजाब उस्मान बुज़दार से बेहतर वजीर आला डिजर्व करता था। इस सूबे को इससे अच्छा वजीर आला मिलना चाहिए था, क्योंकि इस सूबे ने बड़े अरसे के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया है। पीयर मिलन के बाद वो पीटीआई को लेकर आया ये सूबा, और बड़ी मुश्किलों से यहां तक उनको अक्सरियत मिली, और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ये हुकूमत बनाई थी, आजाद लोगों को मिला के, काफ लीग को मिला के। तो इधर एक बेहतर वजीर आला इस सूबे को मिलना चाहिए था पहले दिन से, मुझे भी ये लगता है। लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ये बात नहीं मानी, हत्ता कि हम लोगों की भी नहीं मानी। हो सकता है कि 5 साल गुजरने के बाद हम ये मान जाएं कि इमरान खान साहब ठीक थे, या हो सकता है इमरान खान साहब ये कहें कि ये फैसला उनका गलत था और उसकी वजह से इस इलेक्शन में उनकी दुर्गत बनी है। कुछ भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। लेकिन इख्तलाफ नंबर 1 ये था। दूसरा इख्तलाफ, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का मामला। इस पे इमरान खान साहब डट गए थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और नवाज शरीफ साहब एक डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर निकल गए। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। उन्होंने खबरदार किया इमरान खान साहब ने फाइनली, और अपने साथियों को भी ये कहा था कि ठीक है फिर जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आदमी आपको चीट करेगा, और ये वही करेगा जो इससे तवक्को की जा सकती है। मेरी बात याद रखिएगा। और इमरान खान साहब की बात बाद में सच साबित हुई। भेजने वाले या सिफारिश करने वाले पछताए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के मामले पे उनको बाहर भेजने में दूसरा इख्तलाफ था। तीसरा इख्तलाफ, इमरान खान साहब ने अपनी बात मनवा ली। उन्होंने मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा इस तरह सजा याफ्ता मुजरिम मैं छोड़ता रहूं और पाकिस्तान से बाहर भेजता रहूं तो ये किस किस्म का बनाना रिपब्लिक बन जाएगा पाकिस्तान। तीसरा इख्तलाफ जो है वो इसराइल के मामले पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सोच पैदा की जा रही थी जिसमें हमारे दोस्त अरब ममालिक भी थे जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल के बारे में अपनी पॉलिसी को बतदरीज तब्दील करना शुरू करे। यहां पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में, मीडिया के कुछ हलकों में, सिविल सोसाइटी में और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर रही थी ये सोच। उस वक्त इमरान खान साहब ने यहां भी मुखालफत की। उन्होंने कहा जी मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और इतना क्लैरिटी के साथ आए कि ये बाब ही उन्होंने बंद कर दिया हमेशा के लिए। एक और इख्तलाफ, कश्मीर के मामले पर भारत से बातचीत से साफ इनकार। इस वक्त इनकार भारत ने नहीं किया हुआ। ये लोग आपको गुमराह करते हैं कि इमरान खान साहब फोन करते हैं तो मोदी उठाता नहीं है, नहीं।
हमारी लड़ाई उनसे शुरू हुई 5 अगस्त 2019 को। फरवरी में हमने उनको मारा था, उनके तैयारी गिराए थे। 5 अगस्त 2019 को इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि अब भारत के साथ कभी बात नहीं होगी जब तक कि वो ये 5 अगस्त के इकदाम को वापस नहीं लेता। और वो आज तक इस मामले में डटे हुए हैं। हालांकि ये राय हमवार करने की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश की गई, इवन बहुत सारे हलकों में यह कहा भी गया कि कोई रास्ता बनाए इंडिया के साथ, वैसे हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब इस पे नहीं माने, वो इस पे डटे रहे। ये भी इख्तलाफ है, जो लोग कहते हैं वो कठपुतली है। छठा इख्तलाफ सऊदी अरब के बारे में जो जबान इस्तेमाल की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, या इमरान खान साहब जितना स्ट्रेट रहे, उससे भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये ऐसा करे, और उसका कुछ नुकसान भी वक्ती तौर पे पाकिस्तान को हुआ था। जब शाह साहब ने यह कहा था कि सऊदी अरब बात नहीं मानता तो हम मुसलमान मुल्कों को मिलाकर एक अलग ब्लॉक बना लेंगे, और जो कुछ भी वहां हो रहा है OIC में, उसके बाद हमें एक अलग ब्लॉक मुसलमानों का, हम ख्याल लोगों का बनाना पड़ेगा, उससे सऊदी अरब को बहुत तकलीफ हुई थी। तो इस पर भी एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब का एक इख्तलाफ था। शहबाज शरीफ को जो फैसले 4-4, 6-6 महीने में नहीं होते, वो एक दिन में लाहौर हाई कोर्ट से हुए, और शहबाज शरीफ को निकालने की पूरी तैयारी कर दी गई रातों रात, ये सोच के कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर है, उसको पता ही नहीं चलेगा, मैनेज हो गया सब कुछ, रातों रात शहबाज शरीफ साहब निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें पता चल गया, उन्होंने वार्न किया, शेख रशीद साहब एक्टिव हुए, और शहबाज शरीफ साहब को कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रोक लिया गया। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया, हालांकि एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का तबका और बहुत सारे लोगों की सोच थी कि इसको भी निकालना है, लेकिन वो डील कामयाब नहीं होने दी इमरान खान ने। एक और इख्तलाफ मैं आपको बता रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट। एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जल्दी कह दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, ये कहना नहीं चाहिए था, अमेरिका को नेगोशिएशंस के अंदर आने देना चाहिए था। आपको जो बाइडेन फोन करता आप उससे बातें करते, आपको उनके लोग फोन करते आप उनसे बातें करते, आप उनको एंगेज करते, उनके साथ मामलात को लटकाते, कुछ अपनी सुनाते कुछ उनकी सुनते, और बाद में आप कहते हैं हमारी ये मजबूरियां हैं, हम आपको अड्डे नहीं दे सकते, या ये दे सकते ये नहीं दे सकते। लेकिन इमरान खान साहब ने जो क्लैरिटी के साथ पहले दिन कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट, वो अमेरिका में तो पसंद नहीं किया गया, यहां पर भी एक फड्डा है उस मामले के ऊपर, लेकिन फिर भी ये इकट्ठे चलते रहे। इकॉनमी के मामलात के ऊपर कुछ इख्तिलाफात रहे, मगर एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए ज्यादा बड़ा जिम्मेदार इसहाक डार को समझती है। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता तगड़े लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इसहाक डार जिस जाल बिछा के गए हैं पाकिस्तान के लिए, वो तो शुक्र करते होंगे कि दोबारा उनकी हुकूमत नहीं आई, और उनको पता था कि PTI की हुकूमत आ जाएगी, तो वो माइंस बिछा कर गए थे, बम लगा कर गए थे, जो टाइम के साथ साथ पट रहे हैं। फिर 10वां जो एक इख्तलाफ NRO के मामले पे है कि इमरान खान साहब बिल्कुल बज़िद है कि मैं किसी अपोजिशन वाले को नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा, जबकि एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को और आगे निकलना होगा, हमें अभी बहुत काम करना है। यानी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां पे एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का रहा। ये मैंने आपको सिर्फ 10 मिसालें दी हैं, ये बड़ी मिसालें हैं, मैं आपको 10 मिसालें और दे सकता हूं जहां इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली है, या उनकी सोच के साथ टक्कर ली है। लड़ाई तो नहीं की, लेकिन उनकी सोच के साथ टक्कर ली है कि नहीं ये कर लेते हैं, ये बेहतर है। तो नाज़रीन, इसको आपने सुन लिया, वीलॉग लंबा हो जाएगा, अगली वीलॉग में बाकी चीजें बताता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का